दोस्तों, राहुल करीब 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव लौटा था। उसे पता था कि उसके बड़े भाई अजय भैया की शादी हो गई है, लेकिन पढ़ाई के दबाव और परीक्षाओं की वजह से शादी में शामिल नहीं हो पाया था। उसने भाभी की बस कुछ धुंधली सी तस्वीर मोबाइल पर देखी थी। जैसे ही राहुल ने घर के आंगन में कदम रखा, उसे उम्मीद थी कि माँ हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी होगी। लेकिन सामने नज़ारा कुछ और ही था दोस्तों, क्योंकि जैसे ही राहुल अपने घर के पास पहुंचता है तो आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक साय को देखकर राहुल के कदम वहीं ठहर गए। पीले रंग की सूती साड़ी, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और गीले बालों को सुखाती हुई एक महिला वहां खड़ी थी। सूरज की हल्की किरणें जब उनके चेहरे पर पड़ी तो राहुल को लगा जैसे किसी ने वक्त को ही रोक दिया हो। उनकी सादगी में एक ऐसी चमक थी जो राहुल ने बड़े शहरों की चकाचौंध में भी कभी नहीं देखी थी। वह बस देखता ही रह गया। तभी उस महिला की नज़र राहुल पर पड़ जाती है। तभी उस महिला ने पूछा कि अरे, तुम राहुल हो ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी आवाज़ में एक अपनापन और खनक थी। राहुल के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे दोस्तों। वह बस हकबका कर रह गया था। जी हाँ, आप सही सोच रही हैं। वो हंस पड़ी और बोली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मेरा नाम माया है। और तभी दोस्तों माया ने कहा कि फोटो में तो तुम बड़े गंभीर लगते थे, पर सामने तो बिल्कुल बुद्धि बनकर खड़े हो गए हो। तो राहुल ने झेपते हुए अपना बैग जमीन पर रखा। उसके होश अब भी ठिकाने नहीं आए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सादगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। तभी पीछे से माँ की आवाज़ आई, अरे राहुल आ गया, राहुल आ गया। माया बहू, देखो इसके लिए पानी लाओ, थक गया होगा मेरा बच्चा। और तभी माया ने घर के अंदर जाकर पानी और कुछ मीठा लेकर आ जाती है। और राहुल पानी पीकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। तो लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही चेहरा भी घूम रहा था। उसने सोचा था कि भाभी कोई घूंघट वाली सीधी सादी महिला होगी, लेकिन माया भाभी तो काफ़ी स्मार्ट और हंसमुख निकली। तभी रसोई से पकौड़ों की खुशबू आने लगती है। राहुल से रहा नहीं गया दोस्तों, और वह सीधे किचन में पहुंच जाता है। किचन में माया भाभी बड़े सलीके से काम कर रही थी और राहुल को दरवाजे पर खड़ा देख उन्होंने चुटकी ली। शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? खुशबू सूंघते ही यहाँ खिंच चले आए। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं भाभी, सच तो यह है कि माँ के हाथ के खाने की याद बहुत आती थी, पर आज लग रहा है कि आपके हाथ के स्वाद में भी वही जादू है। दोस्तों, माया भाभी ने एक गरम पकौड़ा प्लेट में रखते हुए कहा, अभी तो सिर्फ खुशबू ली है, चख कर देखो। और हाँ, ज़्यादा मक्खन लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत अजय से नहीं करूँगी। दोस्तों, बातों बातों में राहुल को एहसास हो गया कि माया भाभी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ही समझदार भी है। उन्होंने बातों ही बातों में राहुल से उसकी पढ़ाई, शहर के दोस्त और भविष्य के प्लान्स के बारे में सब कुछ पूछ लिया था। तभी अचानक माया भाभी की नज़र राहुल की कलाई पर पड़ी। अरे, तुम्हारी कलाई खाली क्यों है? माँ कह रही थी कि तुम्हारी राखी वाली कलाई सूनी रह गई थी इस बार। उन्होंने दराज से एक रेशमी धागा निकाला और राहुल के हाथ पर बांधते हुए बोली, अब इस घर में मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी कलाई कभी खाली नहीं रहेगी। दोस्तों, शाम को जब बड़े भाई अजय ऑफिस से लौटे तो उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन राहुल ने एक बात नोटिस की कि अजय भैया थोड़े थके हुए और तनाव में लग रहे थे। जब सब खाना खा रहे थे तब अजय ने अचानक कहा कि राहुल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे घर की कुछ ऐसी बातें बतानी है जो फोन पर नहीं हो सकती थी। राहुल ने देखा कि यह सुनते ही माया भाभी के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई, पर उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। तो रात का खाना खत्म हो चुका था। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी, लेकिन राहुल की आंखों से नींद अभी भी गायब थी। वह छत पर टहलने चला जाता है। ठंडी हवा चल रही थी और राहुल का दिमाग उन बातों में उलझा था जो अजय भैया ने खाने की मेज पर अधूरी छोड़ दी थी। तभी उसी सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट सुनाई दी जाती है। दोस्तों, जब देखा तो माया भाभी हाथ में दूध का गिलास लिए वहीं पर खड़ी थी। उनकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी फिक्र थी। नींद नहीं आ रही थी शहर बाबू को। उन्होंने हल्का मुस्कुराने की कोशिश की, पर राहुल ने पकड़ लिया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, राहुल ने सीधे पूछा कि भाभी, भैया इतने परेशान क्यों लगते हैं? और आप दोनों मुझसे कुछ न कुछ छुपा जरूर रहे हैं।
क्या बात है भाभी? माया भाभी ने एक लंबी सांस ली और रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। राहुल, तुम्हारे भैया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। शहर के सबसे बड़े बिल्डर ने तुम्हारे पुश्तैनी खेत पर नज़र गड़ा दी है। उन्होंने भैया को डरा धमका कर कुछ कागजों पर दस्तखत करवाने की भी कोशिश की है। दोस्तों, राहुल का खून ये सुनकर खौल उठता है। लेकिन भैया ने मना क्यों नहीं किया? हम पुलिस के पास तो जा सकते हैं। माया भाभी की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई। मामला इतना सीधा नहीं है राहुल। उन लोगों ने भैया को फंसाने के लिए बैंक के पुराने लोन का सहारा लिया है। अगर हम कुछ नहीं करते तो अगले महीने तक यह घर और ज़मीन हमारे हाथ से निकल सकती है। राहुल ने देखा कि माया भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं दे रही थी। वह अपनी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा अपनी हिम्मत से राहुल को प्रभावित कर रही थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर दृढ़ता से कहा कि भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अब आ गया हूँ। भैया अकेले नहीं हैं। हम उस बिल्डर को उसकी औकात जरूर दिखाएंगे। तभी दोस्तों माया भाभी ने राहुल की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। अजय कह रहे थे कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन सब में न घसीटा जाए, पर मुझे पता था कि मेरा देवर घर की ढाल बनेगा। दोस्तों, अगली सुबह होती है। जब सुबह राहुल सोकर उठा तो उसने देखा कि घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुक जाती है। गाड़ी से एक सूट पहने आदमी उतरता है और सीधे अजय भैया के पास जाकर बोलता है कि वक्त खत्म हो चुका है अजय जी, कागजों पर साइन कीजिए वरना अंजाम बुरा हो सकता है। तो राहुल ने चाय का कप मेज पर रखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। काली गाड़ी से उतरा हुआ वह आदमी बड़े रौब से बरामदे में खड़ा था। उसके पीछे दो तगड़े बाउंसर भी थे। अजय भैया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह माँ को इस हंगामे का पता न चले। तो अजय जी, वक्त और सब्र दोनों खत्म हो रहे हैं। इस कागज़ पर साइन कीजिए और अपनी इस पुरानी हवेली और ज़मीन का मोटा दाम लेकर शहर में शिफ्ट हो जाइए। दोस्तों, उस आदमी ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा। और दोस्तों, तभी राहुल हाथ में चाय का कप लिए बाहर निकल आता है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने बड़े आराम से चाय की चुस्की ली और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और राहुल एक डायलॉग बोलता है कि नमस्ते। वैसे मेहमानों का स्वागत तो हम चाय से करते हैं, पर जो बिना बुलाए धमकियाँ लेकर आए उनके लिए हमारे यहाँ कुछ और ही रिवाज है। तो राहुल ने शांत स्वर में कहा। वो आदमी ठहाका मारकर हंसा। तो यह तुम्हारा छोटा भाई है क्या? लगता है शहर में ज़्यादा ही फिल्में देख ली है इसने। और तभी अंदर से माया भाभी बाहर आ जाती है। उनके हाथ में एक पुराना फाइल फोल्डर था। उन्होंने राहुल की तरफ एक नज़र देखी, जैसे उन्हें राहुल की हिम्मत पर पूरा भरोसा हो गया हो। तभी उसने कहा, खन्ना साहब, आप जिस बैंक की लोन पर बात कर रहे हैं, उनकी किस्तें मेरे ससुर जी ने 10 साल पहले ही चुका दी थी। ये रहे उसके एनओसी पेपर्स। माया भाभी ने फाइल मेज पर पटकते हुए कहा। उनकी आंखों में वही चमक थी जो राहुल ने पहले दिन देखी थी, पर आज वह सादगी नहीं, एक शेरनी की दहाड़ थी। दोस्तों, खन्ना का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है उस कागज़ को देखते हुए। उसने कागज़ों को झपट कर देखा और फिर गुस्से में बोला, ये कागज़ नकली हो सकते हैं, मेरी सेटिंग ऊपर तक है। दोस्तों, तभी राहुल ने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। उसमें खन्ना की वही आवाज़ गूंज रही थी जिसमें वह अजय भैया को डरा धमका रहा था। सेटिंग आपके ऊपर तक जरूर होगी खन्ना साहब, पर कानून की नज़रें बहुत नीची और पैनी होती है। मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और मेरे एक दोस्त जो शहर में बड़े वकील हैं उन्हें मेल भी कर दी है। अगर आप अगले 2 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो अगली मुलाकात थाने में होगी। राहुल ने मोबाइल दिखाते हुए कहा। अजय भैया ने पहली बार राहत की सांस ली। खन्ना समझ गया कि पासा पलट चुका है। वह बड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागा और बोलता है कि देख लूँगा तुम लोगों को। गाड़ी के जाते ही घर में एकदम सन्नाटा छा गया। अजय भैया ने राहुल को गले लगा लिया और कहा कि मुझे माफ़ कर दे छोटे, मैं खामखा डर गया था। और तभी माया भाभी ने राहुल की तरफ देखा और उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। मैंने कहा था ना, अजय हमारा राहुल अब बच्चा नहीं रहा, यह तो हम सब का रक्षक बन गया है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अकेले मैंने कुछ नहीं किया भाभी, अगर आप वो फाइल सही वक्त पर नहीं लाती तो मेरा ड्रामा फेल हो जाता। दोस्तों, अब सूरज ढल चुका था और घर के बरामदे में पीली रोशनी वाली लालटेन जल उठी थी। माँ ने जब सुना कि राहुल और माया ने मिलकर खन्ना को भगा दिया
तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। आज तो मेरे बच्चों ने कमाल कर दिया। माया बहू, आज रसोई में कुछ खास बनाओ। आज हम सब मिलकर जीत जीत का जश्न मनाएंगे। तो माँ ने चहकते हुए कहा। तो तभी माया भाभी रसोई में पकवान बनाने में जुट जाती हैं। राहुल भी उनकी मदद करने के बहाने वहां पहुंच जाता है। वह देख रहा था कि भाभी आज कुछ ज़्यादा ही खुश थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। और तभी राहुल कहता है कि भाभी, आप तो सच में कमाल की निकली। वो पुरानी फाइल आपने कहाँ छुपा रखी थी? दोस्तों, राहुल ने मटर छीलते हुए पूछा था। माया भाभी रुकी और राहुल की तरफ मुड़कर मुस्कुराई। राहुल, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब समझोगे कि औरतों के घर के कागजात और यादें कितनी संभाल कर रखी जाती है। खन्ना के सामने खड़े हुए तो मुझे पहली बार लगा कि इस घर की दीवारें अब और मजबूत हो गई हैं। उनकी बातों में जो मान था, उसने राहुल के दिल को छू लिया। अचानक काम करते करते माया भाभी का हाथ जलते हुए चूल्हे के पास चला जाता है। तो राहुल ने फुर्ती से उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। उस पल में गहरी कृतज्ञता और एक अनकहा जुड़ाव था। दोस्तों, बाहर आंगन में सब खाना खाने बैठ चुके थे। अजय भैया बहुत खुश थे, पर रह रहकर मोबाइल देख रहे थे। राहुल ने गौर किया कि उनके चेहरे पर अब भी एक सिकन बाकी थी। भैया, अब तो सब ठीक है, फिर आप इतने गुमसुम क्यों बैठे हैं? राहुल ने निवाला तोड़ते हुए पूछा। और तभी अजय ने गहरी सांस ली। राहुल खन्ना सिर्फ एक मोहरा नहीं है, उसके पीछे शहर का वो बड़ा बिल्डर ठाकुर साहब है। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। राहुल, मुझे डर है कि वो अब सीधे तरीके से नहीं बल्कि किसी और रास्ते से हम पर हमला करेगा। दोस्तों, रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में था, सिवाय राहुल के। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने के लिए नीचे उतरा, तभी उसे घर के पिछले दरवाजे के पास कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने दबे पांव खिड़की से झांका। बाहर अंधेरे में दो साए खड़े थे और हाथ में मशाल जैसा कुछ था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो सामने माया भाभी भी खड़ी थी। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखकर राहुल को चुप रहने का इशारा भी किया। उनके हाथ में भैया की पुरानी हॉकी स्टिक थी। माया भाभी ने बहुत हौसले से राहुल का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग पीछे के दरवाजे से घुसने की फिराक में हैं। अजय ऊपर गहरी नींद में सोया हुआ है, उन्हें जगाने का वक्त नहीं है। अब हमें खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। तो राहुल ने सिर हिलाया। उसने कोने में रखी लोहे की रॉड उठा ली। दोस्तों, जैसे पीछे के दरवाजे की कुंडी पर चोट मारी, राहुल ने फुर्ती से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर खड़े दो नकाबपोश आदमी चौंक जाते हैं। उन्हें लगा था कि सब सो रहे होंगे, लेकिन अचानक राहुल ने कहा, कौन हो तुम लोग? ठाकुर साहब ने भेजा है ना तुम लोगों को? राहुल की आवाज़ में गूंज थी। एक आदमी ने मशाल आगे की और कहा कि हटो छोकर, जमीन के कागज दे दो वरना ये घर राख कर दी जाएगी। तो इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, माया भाभी ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी हॉकी स्टिक से उसके हाथ पर जोरदार वार कर दिया। मशाल जमीन पर गिर गई। राहुल ने दूसरे आदमी को दबोच लेता है। राहुल हैरान था कि जो भाभी कल तक रसोई में कोमलता से रोटियां बेल रही थी, आज वही हाथ दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने गिरती हुई मशाल को पैर से बुझा दिया ताकि घर में आग न लगने पाए। और तभी माया भाभी ने कहा कि तुम्हें क्या लगा, घर में मर्द नहीं तो घर लावारिस है? जाकर अपने मालिक से कह देना कि इस घर की दहलीज लागना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो माया भाभी ने कड़कती आवाज़ में कहा था। हाथापाई की आवाज़ सुनकर अजय भैया और माँ भी जाग जाते हैं। लाइट जलते हुए दोनों आदमी घबरा कर भाग खड़े होते हैं। तो अगली सुबह पूरा गांव इस बात की चर्चा कर रहा था कि कैसे राहुल और उसकी भाभी ने मिलकर गुंडों को घर से भगाया था। अजय भैया थोड़े शर्मिंदा थे कि वह समय पर नहीं जाग पाए थे, पर उन्हें राहुल और माया पर गर्व था। तभी घर के बाहर एक जीप रुक जाती है। इस बार कोई गुंडा नहीं बल्कि गांव के सरपंच और कुछ बुजुर्ग आए हुए थे। अजय, हमें सब पता चला। ठाकुर साहब ने सबूत बहुतों की ज़मीनें हड़पी है, पर अब बहुत हो चुका है। पूरा गांव तुम्हारे साथ सरपंच जी ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया। तो दोपहर को राहुल बरामदे में बैठा अपनी चोट पर पट्टी बांध ही रहा था जो उसे रात की झड़प में लगी थी। माया भाभी जल्द हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या?
इतनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत थी, उन्होंने डांटते हुए कहा, पर उनकी आंखों में फिक्र और ममता साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, राहुल मुस्कुराया, भाभी, जब घर की लक्ष्मी हाथ में हाथी लेकर खड़ी हो तो देवर को तो शेर बनना ही पड़ता है। माया भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ती है, लेकिन तभी राहुल की नज़र सड़क के मोड़ पर खड़ी एक महंगी सफ़ेद कार पर पड़ी। ठाकुर साहब ने अभी हार नहीं मानी है, वह बस अपनी चाल बदल रहा है। तो सफ़ेद कार में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि ठाकुर साहब का वकील था। उसने गांव के लालची लोगों को साथ मिलाकर एक नया जाल बुना था। उसने दावा किया कि राहुल के दादाजी ने मरने से पहले जमीन का एक हिस्सा किसी और को बेच दिया था। अगले दिन सुबह ठाकुर साहब खुद पुलिस और तहसील के कुछ अधिकारियों के साथ आंगन में आग धमकी, अजय, अब तो सरकारी आदेश है, यह जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, चुपचाप खाली कर दो वरना धक्का मारकर बाहर निकलवाऊंगा। ठाकुर ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा था। अजय अजय भैया और माँ बुरी तरह ये बात सुनकर डर गए, लेकिन राहुल और माया भाभी की आंखों में डर नहीं बल्कि एक खास तरह की चमक थी। राहुल आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, ठाकुर साहब, आपने कागज तो बहुत अच्छे बनवाए हैं, पर एक छोटी सी गलती कर दी है। जिस साल के कागज आप दिखा रहे हैं उस साल मेरे दादाजी इस देश में थे ही नहीं, वो तो फौज की ड्यूटी पर सरहद पर थे। ठाकुर हड़बड़ा जाता है ये बात सुनकर और कहता है, बकवास बंद कर, ये देख साइन और अंगूठे का निशान। तभी माया भाभी अंदर से एक पुरानी संदूक लेकर आती है। उन्होंने उसमें से दादाजी की सर्विस बुक और फौज के रिकॉर्ड निकाले। ठाकुर साहब सरकारी रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते, दादाजी उस वक्त ड्यूटी पर ही थे, तो उन्होंने यहाँ आकर ज़मीन कैसे बेच दी। ये अंगूठे के निशान फर्जी हैं और हमने इसकी शिकायत पहले ही जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम से कर दी है। जैसे ही माया भाभी ने यह कहा, पीछे से डीएम की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। राहुल ने अपनी पढ़ाई और शहर के संपर्कों का इस्तेमाल कर पहले ही सारा मामला प्रशासन के सामने रख दिया था। अधिकारियों ने जब मौके पर कागजों की जांच की तो ठाकुर की जालसाजी पकड़ी जाती है। दोस्तों, ठाकुर साहब को वही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाँव वालों ने तालियों की गड़गड़ाहट से राहुल और माया भाभी का स्वागत किया। दोस्तों, शाम को जब सूरज ढल रहा था तो पूरा परिवार आंगन में सुकून से बैठा हुआ था। अजय भैया ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। छोटे तूने और माया ने मिलकर न सिर्फ ये घर बचाए बल्कि मेरी इज्जत भी बचा ली है। माया भाभी चाय की ट्रे लेकर आ जाती हैं। उन्होंने राहुल की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, आज से तुम सिर्फ इस घर के देवर नहीं, इस घर की असली ताकत हो राहुल। राहुल ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और कहा, और आप इस घर की वो शेरनी हैं जिसके बिना हम सब अंधेरे में होते हैं। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से गांव में देवर भाभी की इस जोड़ी की बहादुरी की मिसालें दी जाने लगी। राहुल की शहर की पढ़ाई और माया भाभी की घरेलू सूझबूझ ने मिलकर साबित कर दिया कि अगर परिवार एक हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।